वसंत तिलका छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो वसंत तिलका जो छंद है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि भाई वसंत तिलका जो छंद है इसका लक्षण क्या है, किस प्रकार से इसमें हम गण निर्धारण करते हैं और इसके प्रत्येक चरण में कितने कितने अक्षर होते हैं या कौन कौन से गण होते हैं। तो देखिए वसंत तिलका छंद के बारे में हम यह भी जानते हैं कि वसंत तिलका छंद को वसंत तिलकम छंद भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के अंतर्गत ये इसका जो ये वसंत तिलकम नाम है यह भी प्रयुक्त किया गया है। और इसका ये संदर्भ है कि वसंत तिलकम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग में होता है और जो वसंत तिलका शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से ये वसंत तिलका छंद को हम वसंत तिलकम भी कहते हैं। तो अब हम इसके लक्षण और उदाहरण के बारे में जानेंगे, स्पष्ट करेंगे किस प्रकार से इसमें गण निर्धारण करते हैं, इसमें कितने कितने अक्षर होते हैं। तो इससे पहले एक वसंत तिलका छंद के बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि इस प्रकार की जो अनुवृत्ति है अर्थात इस प्रकार का जो सुंदर चरित्र चित्रण है वो कहाँ किया गया है। तो इस संबंध में एक उक्ति है, एक संदर्भ है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंतर्गत एक राजा हुए थे जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि उस राजा का नाम था भोज। अर्थात एक 11वीं शताब्दी में राजा भोज हुए थे और वो धारा नगरी के राजा थे। आप धारा नगरी को जानते ही हैं, उज्जैन जिसको हम वर्तमान में कहते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और भोपाल जो है इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस भोपाल को भी महाराज अर्थात राजा भोज ने ही बसाया था, क्योंकि पहले इसका नाम भोजपाल नाम से जानते थे। समय के अनुसार अंतराल के अनुसार धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और नाम परिवर्तन भी हो गया, तो इसको भोपाल कहने लगे। धीरे धीरे क्रम अनुसार उसका नाम भोपाल कर दिया गया। तो इस प्रकार से उस राजा भोज की संबंध हम जानते हैं कि वो राजा भोज थे, बहुत विद्वान थे, एक प्रकांड पंडित थे और उनके द्वारा कम से कम 84 ग्रंथ लिखे गए थे। उन 84 ग्रंथों में से आजकल हमारे सामने हैं केवल 21 ग्रंथ ही लगभग उपलब्ध हो पाते हैं, पूरे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ऐसा राजा भोज के बारे में कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता था कि भाई जो राजा भोज थे वो ये कितने विद्वान थे, तो वो अपने राज्य के अंतर्गत केवल विद्वानों को ही रखते थे। यानी जो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था या किसी प्रकार से वो पढ़ाई के संदर्भ में ठीक नहीं थे तो उनको वो अपने राज्य से बाहर कर देते, ऐसा लोग कहते हैं, विद्वान बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि उस राजा के राज्य का जो शासन ठीक तरह से चल रहा था, एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा नहीं था और इस प्रकार से वह उस राज्य में रह रहा था। तो उसकी जो सूचना है वो एक मंत्री को चलती है, तो वह मंत्री उस अनपढ़ व्यक्ति को वहाँ से पकड़ करके और राज दरबार में ले गया। और राज दरबार में वह महाराज भोज के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं कि महाराज यह व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो फिर भी अपने राज्य में निवास कर रहा है, ये आपके सामने खड़ा है। तो वह राजा भोज थे, वो किसी प्रकार से वह एक उदारवादी विचारधारा के भी थे, अर्थात वो उदार चिंतन वाले भी थे। तो उन्होंने प्यार से अर्थात उनको पूछा कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इस प्रकार से तो फिर राज्य के अंतर्गत क्यों निवास करते हो। तो उस समय क्या होता है कि वह जो व्यक्ति होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, एक कविता में यानी कविता के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से उस राजा भोज को बताता है। क्या बताता है कि देखिए, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतम करोमि भूपाल मौल मण रंजित पादपीठ हे शाशांक कवयामी बयामी यामी। तो किस प्रकार से इस सुंदर श्लोक को, इस सुंदर कविता को उस व्यक्ति ने राजा भोज के सामने प्रकट किया, कहा। तो राजा भोज इसे सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए कि वह व्यक्ति राजा भोज को बताता है, हे महाराज काव्यम करोमि, मैं काव्य करता हूँ, अर्थात मैं कविता लिखता हूँ, मैं काव्य की रचना करता हूँ, नहीं चारुतरम करोमि, परंतु मैं अधिक सुंदर ढंग से रचना नहीं कर सकता। तो आगे भी कहता है
कि यत्नात् करोमि, यदि हे महाराज मैं प्रयत्न करूं तो यदि चारुतरम करोमि तो उससे भी सुंदर रचना कर सकता हूं। भूपाल मोल मन रंजित पाद पीठ, तो ये राजाओं के संबोधन में किए जाने वाला शब्द है, ये पंक्ति है पूरी। तो कहा कि हे महाराज मोल मणिरंजित पादपीठ, मोल का मतलब होता है आपके राज मुकुट में जो मणियाँ जड़ित होती है उनसे जड़ा हुआ ये आपके पैर रखने का पीठ। हे शाशांक कव्यामी, मैं कविता करता हूँ, बयामी मैं कपड़े भी बुनता हूँ, यामी हे महाराज अब मैं जाता हूँ। यानी इस प्रकार से वो सुंदर इस रचना को महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार की रचना को सुन करके और वह उस व्यक्ति को पुरस्कार भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं, इस प्रकार से उनको भेज देते हैं। तो अब ये संदर्भ को हमने जाना, परंतु इस उक्ति को हम देखते हैं तो उस व्यक्ति ने जो प्रसिद्ध इस कविता को अर्थात इस श्लोक को कहा तो कौन से छंद में था? ये बसंत तिलका छंद का ही एक उदाहरण है जो अत्यंत सुंदर और एक किस प्रकार से शब्द गुंठन करके और उस व्यक्ति के द्वारा ये रचा गया। तो हम इसमें देखते कवे चौथे चरण में देखिए कव्यामी, कव्यामी के कै को छोड़ करके बयामी, बयामी के बै को छोड़ करके यामी, यानी कव्यामी कविता करता हूँ, बयामी बुनता हूँ, यामी जाता हूँ। यानी हे महाराज मैंने अब संपूर्ण परिचय दे दिया, मैं जा रहा हूँ। किस प्रकार से मतलब उस राजा को सुंदर उक्ति के माध्यम से समझाया तो राजा प्रसन्न होते हैं और उसको पुरस्कार प्रदान करके भेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वसंत तिलका छंद की प्रसिद्ध उक्ति है जिसको हम जान सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और उस उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बसंत तिलका छंद के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे हम इसके लक्षण के बारे में देखते हैं कि बसंत तिलका छंद का लक्षण क्या है। तो देखिए इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगे। उक्ता माने कहा गया है, वसंत तिलका माने वसंत तिलका छंद। कहाँ पर कहा गया है कि तब जा जगौगे, कि जिस छंद के प्रत्येक चरण तब, त का मतलब तगण, भय का मतलब भगण, जा का मतलब जगण, फिर जय का मतलब जगण और गौ ग का मतलब दो गुरु। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत तगण, भगण, जगण और ये एक जगण यानी दो जगण और दो गुरु होते हैं उसे हम वसंत तिलका छंद कहते हैं। तो देखिए तगण, तगण के बाद में अपन का आता है भगण और फिर जय जा अर्थात दो जगण और दो गुरु। इस प्रकार से ये हमारा वसंत तिलका छंद का लक्षण है। तो इसके पूर्ण लक्षण को हम समझ सकते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत तगण, भगण, दो जगण और अंत में दो गुरु के साथ साथ 14 अक्षर होते हैं उसे हम वसंत तिलका छंद कहते हैं। तो ये आपके सामने देखिए उक्तहा वसंत तिलका तवजा जगऊ गे, ये वसंत तिलका छंद का लक्षण है। इसको हमें ठीक तरह से याद कर लेना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, इसके देखिए हिंदी अर्थ भी आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख करके आप और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भगण और दो जगन तथा अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं उसे और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। अब हम इसके लक्षण को देखेंगे किस प्रकार से छंद का लक्षण है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम क्योंकि हमारे जैसे पाठ्यक्रम में है तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम के ही छंद आते हैं, लेकिन हमें यदि किसी भी छंद का लक्षण उसकी विशेषताएं याद है तो हम किसी भी प्रकार के श्लोक में हम उसका निर्धारण कर सकते हैं गणों के माध्यम से। तो ये है लक्षण उदाहरण आपको देता है, तो हमको लक्षण उदाहरण लिखने होते तो लक्षण केवल हमको अपने पाठ्यक्रम का ही लिखना होता है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर श्लोक आपके सामने है, इसको आप याद करने में भी आसानी रहेगी और इसको हम गणों के माध्यम से निर्धारित करते देखते हैं किस प्रकार से। तो रम्यानि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु तच्चेतसा स्मृतिनूनम् अबोधपूर्वं भाविष्ठिराणि जनान्त रसोर्दहानि। तो किस प्रकार से यह
आपके सामने ये वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। तो इसके प्रथम चरण में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है जो रे है, तो रे के बाद में अपन का क्या आया है, आदम में आया है। तो ये जो रे है ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अपने बड़े मात्रा के लिए अवग्रही चिन्ह लिख दिया। अब दूसरा या है, तो या बड़ा है तो इसका बड़ा का बड़ा, न छोटा है तो छोटा रख दिया। अब ये देखो ताराज, ताराज, अब ये हमने, अब अगर हम पे ये नहीं आता है कि भाई ये कौन सा गण है, तो मैंने आपको प्रारंभ में जो छंद का परिचय था, गण व्यवस्था थी, उसमें आपको एक श्लोक बताया था, कमस त्रि गुरु त्रिलघुश्च नकार भादि गुरु पुनरादि लघुर्य जो मध्यगतो गुरु रल मध्य सो अंत गुरु अंतस्त लघु। तो देखिए अंतस्त लघु, तय, तय में अंतिम वर्ण होता है वो लघु होता है, यानी दो वर्ण बड़े होते हैं और अंत में लघु होता है। तो ताराज हो गया। तो इस प्रकार से रम्यानी में कहा तगन। आगे बी में बड़ा है तो बड़ा रख दिया, ख के बाद में यह छोटा है तो यह रख दिया, फिर मैं भी छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्या हुआ, बड़ा छोटा छोटा यानी भगन में। तो भादि गुरु, भादि का मतलब भय, जो भगन है उसमें आदि वर्ण गुरु होता है और बाद के लघु होते हैं, तो भगन हो गया। फिर धय, ये छोटा है, ऊ लग रहा है तो छोटा रख दिया हमने। फिर अब बाद में रा बड़ा है, च छोटा है, इस प्रकार से इसमें भी जवान हुआ। फिर न में छोटा है तो छोटा रख दिया, से के बाद में आधा है तो से का बड़ा कर दिया, यह छोटा है तो इस प्रकार से इसमें भी जबान आ गया। नहीं तगण भगण और दो जगन हो गए। अब बाद में दो गुरु है, अब बाद में बे है तो से का गुरु हो जाएगा, दा के बाद में न है तो ये गुरु है, तो गुरु ही रहेगा। इस प्रकार से ये दो गुरु है, यानी प्रत्येक चरण में 14 वर्ण भी है। और इस प्रकार से तगण भगण जगण जगन और गुरु हमने इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में निर्धारित किया। इस प्रकार ही आप दूसरी पंक्ति में भी रख सकते हैं। इनमें 14 अक्षर हैं और आप गणना करके इसमें गणों का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये छंद का उदाहरण आपके सामने दिया गया है। इसको आप भली प्रकार से इसका ठीक तरह से याद करके और गणों का निर्धारण करके याद कर सकते हैं। अगला आपके सामने एक श्लोक और है जिसको आप याद कर सकते हैं गणों के माध्यम से। तो ये भी देखो उसका ही उदाहरण है अपने अभिज्ञान शाकुंतलम का। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्विकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्ति मये मृगजवाक्षमे विरथ्या। तो किस प्रकार से ये हमारे सामने श्लोक है और इस श्लोक के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 14 अक्षर है और इन पंक्तियों में आप तगण भगण जगण जगन और दो गुरु इस प्रकार से गण का निर्धारण करके अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार से यह वीडियो छंद से संबंध जो भी है आपको समझ में आया है तो आप इसको कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अर्थात अपने मित्रों को भी भेजें जो भी संस्कृत का अध्यापन कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।